सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, सिद्ध करने के लिए है ना, ऐसी विधि का इस्तेमाल करेंगे जो आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ी है, और उस विधि का नाम है विरोधाभास विधि, कॉन्ट्रडिक्शन। मेरी बात सुनो सारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि समस्त प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। समस्त प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रिमेय और अप्रिमेय। यानी प्रत्येक संख्या या तो प्रिमेय और जो प्रिमेय नहीं है वो अप्रिमेय है। बच्चों, एक सिद्ध करने की विधि होती है विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि में ना, पहले हम कोई चीज मानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये पेन है, मेरे पास ये स्केच मार्कर है। 1 मिनट के लिए मुझे सिद्ध करना है कि ये मार्कर है, और दो ही संभावनाएं हैं, या तो ये मार्कर है और या ये पेन है। सुनो, मुझे सिद्ध क्या करना है कि ये एक मार्कर है, और कितनी संभावना संभव है? 2, कि या तो ये मार्कर है और या ये पेन है। अब मैं मान लूं कि ये पेन है, और फिर मैं यही सिद्ध कर दूं बाद में कि ये पेन नहीं है, तो बताओ मेरे द्वारा कही गई बात का विरोधाभास हो गया ना। आप पहले कोई बात कहते हो और बाद में उसी बात से मुकर जाएं तो उसको विरोधाभास कहते हैं। तो अब यही बात लागू होती है कि अब या तो ये मार्कर है या ये पेन है। मैंने मान लिया ये पेन है, और फिर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये पेन नहीं है, तो बताओ फिर ये अपने आप क्या सिद्ध हो गया? अपने आप क्या सिद्ध हो गया? कि ये मार्कर है। इस विधि को कहते हैं विरोधाभास विधि। देखो बच्चों, यहां पर यह सिद्ध करना है कि अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं ये मान लूं कि ये अपरिमेय नहीं है और ये प्रिमेय है। मैंने क्या मान लिया कि ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ये प्रिमेय है। और फिर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये प्रिमेय नहीं है। पहले मैंने ये मान लिया कि ये प्रिमेय, और फिर मैं कुछ विशेष प्रक्रियाओं द्वारा ये सिद्ध कर दूं कि ये प्रिमेय नहीं है, तो अपने आप स्वतः ही विरोधाभास नहीं हो गया क्या? ये बात मेरी बात का विरोधाभास हो गया। मैंने माना ये प्रिमेय है, फिर मैंने सिद्ध कर दिया ये प्रिमेय नहीं है। लेकिन बच्चों, रिजल्ट तो ये आ गया ना, फिर प्रिमेय नहीं है, फिर वो कौन सी है संख्या है? अप्रिमेय है। ये विरोधाभास विधि है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। विरोधाभास विधि में पहले आप ध्यान दो कि समस्त प्रकार की संख्याओं का संग्रह है ना। समस्त प्रकार की संख्याओं, यानी इस संसार में केवल एक ही प्रकार की संख्या है। कौन सी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के 2 भाग है, प्रिमेय और अप्रिमेय। अब प्रत्येक संख्या या तो प्रिमेय है या प्रत्येक संख्या प्रिमेय नहीं है, और जो प्रिमेय नहीं है वो फिर ऑटोमेटिक क्या हो गई? अप्रिमेय हो गई। तो इसी प्रकार से बच्चों मैं सिद्ध करूंगा, आप स्टेप वाइज ध्यान रखना। मैंने मान लिया, माना रूट 2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। ये देखो, मैंने उल्टा मान लिया कि रूट 2 बराबर a/b एक प्रिमेय संख्या है। सोचो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने प्रिमेय जरूर माना, लेकिन a/क्यों लिखा, a/b क्यों लिखा? तो ध्यान दो, प्रिमेय संख्या
सदैव a बटा b के रूप में होती है। कई टीचर्स इसको p बटा q लिखते हैं। अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि जहां a व b सह अभाज्य मतलब है को प्राइम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा सर एक मिनट रुको, यहां पर कुछ क्लियर करता हूं कि ए और बी सह अभाज्य है। प्रीम में एक तो आपको बच्चों बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रीम में संख्या सदैव सह अभाज्य संख्याओं के रूप में होती है। प्रीम में संख्या सदैव सह अभाज्य संख्याओं के रूप में होती है, यानी ए और बी में ना उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही है। यदि आपको सह अभाज्य संख्या का नॉलेज हो, मैं रिपीट करता हूं कि वे दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर एक हो वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात ए व बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा b बराबर है नॉट जीरो। ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है ना, ए और बी में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो नहीं है। मेरी बात को शायद आप समझ रहे होंगे, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने अप्रिमेय मानकर संख्या को क्या मान लिया? प्रीमेय। और प्रीमेय संख्या किस रूप में होती है? सह अभाज्य संख्या के रूप में। इसलिए मैंने जो दी गई संख्या है उसके बराबर मान लिया a बटा b। ए और b यहाँ क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। कहने का तात्पर्य ये है कि a और b में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी एक संख्या एक ही ऐसी है जिसका a और b दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम लिख लें √2 बराबर आपने लिखा है माना है a बटा b, मैं लिख लूं √2 बटा 1 बराबर a बटा b। वज्र गुणा कर दूं बच्चों, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर तो मेरे पास √2 को मैंने 20 से गुणा कर दिया तो √2b बराबर है a। अब कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं रूट को हटा रहा हूं यहां से, इसलिए मुझे वर्ग करना पड़ेगा। देखो बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा, √2 बराबर a बटा b तो मैंने मानना ही था, फिर √2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √2b आ गया बराबर a आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब देखिए आप दोनों पक्षों का जब मैंने वर्ग किया तो यह संख्या ऐसे हो गई √2b का वर्ग बराबर a का वर्ग, ऐसे ही हो गई √2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब ध्यान देना आप कि रूट का जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। ये हो गया 2b, 2 के ऊपर रूट था वो तो हट गया, और b का वर्ग हो गया b स्क्वायर और a का वर्ग हो गया a स्क्वायर। ये बच्चों b स्क्वायर में अकेला रख लूं यहां और इसको इसके भाग में ले आऊं, a स्क्वायर बटा 2। देखो यहां से एक समीकरण बनेगी, कुछ यहां से उपपत्ति निकलेगी, मतलब कोई सबूत निकलेगा, प्रूफ। देखो बच्चों b स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर में a स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका जो मतलब हुआ
वो ये हुआ कि ए स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जा रहा है। किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है? 2 का। यानी 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है। 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब कोई संख्या उसके स्क्वायर को भी विभाजित करती है ना बच्चों, तो वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करती है। ये रूल है कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करती है। मतलब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है ना, तो उसका दूसरा मतलब ये भी है कि 2a को भी विभाजित करेगा। 2a को भी विभाजित करेगा। मतलब बच्चों ये हुआ कि a का एक गुणनखंड 2 है। 1 का एक गुणनखंड 2 है। ये देखो बच्चों, सवाल का एक पार्ट हो गया। मैंने ये सिद्ध कर दिया यहां तक है कि a में है वो 2 का भाग जा रहा है। अब देखो बच्चों, प्रश्न में a को डिलीट कर देंगे और a की जगह कोई एक ऐसा पूर्णांक मान लेंगे तो 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं मान लू, माना a बराबर 2c, जहां c अन्य पूर्णांक है, वेयर c इज अदर इंटीजर, जहां c अन्य पूर्णांक है, c अन्य पूर्णांक है। तो आ गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये है ना a, इस a की जगह अब क्या लिख देंगे बोलो बच्चों? 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2 का 2 c आ गया, 2c स्क्वायर बटा 2, b स्क्वायर आ गया 4c स्क्वायर बटा 2 और b स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर। साइड में मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, शायद आपके इतना समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। देखो बच्चों, यहां तक करने के बाद जब आप ये सिद्ध कर देते हो कि a का एक गुणनखंड 2 है, तो फिर प्रश्न में से a को हटाओ, और a को हटाने का तरीका ये है कि a की जगह कोई और अन्य पूर्णांक मान लो। मैंने मान लिया कोई अन्य पूर्णांक है वो 2c है, कोई और अन्य पूर्णांक है वो 2c है। 2 तो मैंने इसलिए लगाया है, वो जो भी पूर्णांक होगा वो 2 का गुणज होगा, और c कोई और अन्य पूर्णांक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां से इस प्रश्न को हटा देता हूं, शायद आप इतना समझ गए होंगे पीछे वाला। अब देखिए आप कि 2 2 4c स्क्वायर, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। अब इसको पलट के लिख दो इधर, 2c स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर, और बच्चों c स्क्वायर आ गया b स्क्वायर बटा 2। ये देखो, अब वही लाइन दोबारा आ जाएगी, ये लाइन, बस a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? b, यानी a की जगह b आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों दूसरा मतलब ये भी हुआ ना कि 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। अब मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बच्चों
इसका मतलब ये हो गया कि b का एक गुणनखंड 2 है, कि b अर्थात b का एक गुणनखंड 2 है। बच्चों देखो, आप ध्यान दो, ये होगी समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 में आपने सिद्ध कर दिया कि a का एक गुणनखंड 2 है। समीकरण 2 में आपने सिद्ध कर दिया कि b का एक गुणनखंड 2 है। अब बच्चों, मैं पूरे प्रश्न को आपको अंतिम 2 लाइनों में समझाता हूं कि किस प्रकार से ये विरोधाभास हुआ। देखो बच्चों, जो शुरुआती दौर था प्रश्न का, वहां हमने माना था कि a और b सह अभाज्य संख्या हैं। भी हमने माना क्या था, हमने क्या कल्पना की थी कि a और b सह अभाज्य संख्याएं है, को प्राइम नंबर है a और b। बट बच्चों, अब हमने सिद्ध कर दिया, शायद आपके समझ में आया होगा कि a और b सह अभाज्य नहीं है। क्यों? देखो, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है। तो बच्चों, a और b सहअभाज्य नहीं है। आपकी शुरुआती कल्पना अब गलत हो गई, क्योंकि शुरू में आपने ये माना था कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। लेकिन यह लिख के बताओ, प्रारंभिक कथन का विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट, विरोधाभास है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, कि a और b है वो सह अभाज्य संख्याएं। भी शुरू में आपने मानना था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो शुरू में ये था भी a और b में सिर्फ कॉमन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और अब आपने क्या सिद्ध कर दिया? अब आपने क्या सिद्ध कर दिया कि a और b में कॉमन है 2 है। तो फिर क्या हो गया? विरोधाभास। यह विरोधाभास क्यों हुआ बताओ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन फ्रॉम आवर रॉन्ग एजप्शंस, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों, ये बात फाइनल हो गई भी √2 एक प्रीमिय संख्या नहीं है। अतः √2 बराबर a बटा b एक प्रीमिय संख्या नहीं है। ये देखो बच्चों, आपने शुरू में ये माना था कि ये एक प्रीमिय संख्या है, और अब आपने सिद्ध कर दिया कि ये एक प्रीमिय संख्या नहीं है। तो बच्चों, मैंने कहा था ना, संख्याएं 2 ही प्रकार की है। संख्याएं 2 ही प्रकार की है, या तो प्रीमिय और या मतलब जो संख्या प्रीमिय नहीं है वो निष्कर्षतः अप्रीमिय है। जो संख्या प्रीमिय नहीं है वो निष्कर्षतः अप्रीमिय है। तो बच्चों, निष्कर्षतः √2 प्रीमिय नहीं है, तो फिर रिजल्ट ये निकला कि √2 एक
अप्रिमेय संख्या है। रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये देखो बच्चों, ये विरोधाभास विधि द्वारा हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सुनो, कई बार प्रश्न आता है कि रूट 3 सिद्ध कीजिए, तो बच्चों यही लिखेंगे, जहां जहां 2 लिखा हुआ है ना वहां 3 लिख देंगे, बाकी पूरी कहानी यही रहेगी।